स्वागत है साथियों। जीएस ऑनलाइन में आज हम लोग दृष्टि क्विक बुक में सामान्य विज्ञान को समराइज करने वाले हैं। आज 7 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, विद्युत धारा एवं विद्युत चुंबकत्व। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो ये इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण उत्पन्न होता है विद्युत आवेश। और कैसी राशि है? तो अदिश है और इसका मात्रक है कूलाम, एसआई मात्रक। इसका प्रतीक होता है सी। दो प्रकार के हो सकते हैं आवेश, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, यानी कि धनावेश या ऋणावेश। तो धनावेश क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। याद रखें, धनावेश इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और ऋणावेश जो है वो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। यदि किसी कण पर निवल विद्युत आवेश, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, अगर शून्य हो तो उसी को कहेंगे न्यूट्रल, यानी कि उदासीन। अब वैद्युतिकी क्या है? तो स्थिर वैद्युतिकी और गतिक वैद्युतिकी देखें तो इसमें जिसमें स्थिर अवस्था वाले आवेश का अध्ययन किया जाए स्थिर वैद्युतिकी, और जिसमें गतिक अवस्था वाले आवेश का अध्ययन किया जाए गतिक वैद्युतिकी। तो दो विपरीत प्रकार के जो आवेश होते हैं वो परस्पर आकर्षित होते हैं। समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है, यानी कि आकर्षण के लिए जरूरी है कि दो विपरीत प्रकार के आवेश हों, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव। अगर समान होंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण लगेगा। तो वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में भेद करता है कहलाता है आवेश की ध्रुवता। जो ये पॉजिटिव और निगेटिव है आवेशों का नाम, धनात्मक ऋणात्मक, ये नाम दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कूलाम का ला क्या कहता है? तो कह रहा है कि दो आवेश Q1 Q2 हैं जो r दूरी पर स्थित हैं, तो इन पर जो बल लगेगा वो आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती होगा, और दूसरा आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। चालक की बात करें तो चालक में आप जानते होंगे कि चालक सबसे अच्छा जो होगा चांदी होगा। धातुएं और जो लवणों के यानी कि नमक के जो जलीय विलयन है वो चालक होंगे। जिन पदार्थों से आवेश आसानी से चला जाता है, यानी कि करंट जिससे अच्छे से फ्लो हो जाता है, वो कहलाता है चालक। नॉन कंडक्टर कौन होंगे? जिनसे आवेश का प्रवाह नहीं होता है, जैसे लकड़ी, रबड़, कागज, अभ्रक, शुद्ध अशुद्ध जल। अगर थोड़ा चलता है, यानी कि कुछ ऐसे होते हैं जिनमें जो सुचालक और कुचालक के बीच की स्थिति होती है, तो इनको कहते हैं सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, ये सभी जो हैं ये सेमीकंडक्टर हैं। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। सुपर कंडक्टर क्या है? तो जो अनंत चालकता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसमें शून्य प्रतिरोध हो। तो कई तत्वों से मिलकर के बने विशेष पदार्थ जो विद्युत धारा के प्रवाह के प्रति जिनका प्रतिरोध जो है शून्य हो, तो वो अनंत चालकता प्रदर्शित करते हैं, उनको कहते हैं सुपर कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो एक सदिश राशि है। दरअसल किसी विद्युत आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कैसी राशि है? सदिश। यहाँ ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि अगर इस क्षेत्र में किसी आवेश पर एक बल लगता है, यदि आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र है तो वह बल की दिशा में एक निश्चित पथ पर गति करने लगता है। यही होती है विद्युत बल रेखा, और ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इनकी तीव्रता क्या है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ये एक सदिश राशि है। एक्चुअली किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत धारा क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, जिससे हम सभी परिचित हैं। तो इसमें विद्युत आवेश की जो प्रवाह की दर होती है वही कहलाती है विद्युत धारा। इसमें कैसे इसको व्यक्त करते हैं? तो ये एक अदिश राशि है और इसका जो मात्रक है वो एम्पियर है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। और इसको कैसे निकाला सकता है? तो धारा का निकाला सकता है आवेश बटे समय, यानी कि किसी एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र में प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा इसको व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक अदिश राशि है, लेकिन इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। और क्यों अदिश है? क्योंकि ये सदिश योग के त्रिभुज नियम का अनुकरण नहीं करती है। जो इस नियम का पालन करते हैं वो सदिश राशियाँ होती हैं। किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद परिपथ को विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। तो किसी विद्युत परिपथ में जो ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत ही चलती है विद्युत धारा की दिशा। अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट पे बात कर लेते हैं। इसको लेके क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका सिंपल सी बात है, एसी और डीसी। तो आपके घर में जो लाइट आती है वो है एसी। इसमें क्या होता है कि निश्चित समय अंतराल के पश्चात विद्युत प्रवाह की दिशा उत्क्रमित हो जाए तो इसको कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा।
जो विद्युत शक्ति यंत्र हैं आपके यहाँ से जो बिजली का उत्पादन होता है वो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा ही होता है, अल्टरनेट करंट का। और जो भारत में उत्पादन होता है इसका जो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी है लगभग 50 हर्ट्ज से, ये जीके का फैक्ट है। डीसी क्या होता है, तो ये बैटरी द्वारा फ्लो किया गया करंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि प्रवाह की दिशा सदैव एक ही होती है और बैटरी चार्ज करने के लिए जो डीसी वो दी जाती है। जो एसी होती है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे आपका अगर कोई इंस्ट्रूमेंट जो डीसी लाइट से चलता है, बैटरी की लाइट से, तो उसको अल्टरनेट करंट नहीं दिया जा सकता, तो उसको क्या करेंगे कि एसी से डीसी में उसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए यूज़ किया जाएगा रेक्टिफायर। जैसे आपके यहाँ कई चीज़ें ऐसी चीज़ें होंगी जो आप मार्केट से ले आए तो आपको बताया जाएगा कि आप इसको डायरेक्ट करंट में मत लगाए, इसके लिए आपको एक लगाना पड़ेगा बीच में, तो वो क्या देते हैं, रेक्टिफायर आपको देते हैं छोटा सा। और अगर आपको जो डीसी से एसी अगर प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि जैसे आपकी बैटरी की लाइट है तो आप उसको घर में एसी के तरीके से कैसे यूज़ करेंगे, तो इसके लिए आप इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं जो आपके सभी घरों में पाया जाता है। तो ये रहा आपका रेक्टिफायर और इन्वर्टर जो एसी और डीसी में चेंज करता है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो ये पोटेंशियल क्या होता है, जो एकांक धनावेश होता है इसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो काम करना पड़ता है उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसमें क्या इसकी जानकारी क्या होगी हमें, तो एसआई मात्रक है इसका जूल प्रति कूलम, और इसका नाम जो है दूसरा वोल्ट भी रहता है। ये एक अदिश राशि है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पृथ्वी है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, तो पृथ्वी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो शून्य होता है। इसलिए आप कितना भी पावरफुल वायर ज़मीन पे गिरा दें तो वो उसका विभव शून्य हो जाएगा और आपको बगल में करंट नहीं लगता है। अदरवाइज जिसका विभव जो है ये पृथ्वी से अधिक होगा तो क्या होगा कि उस पर करंट गिरेगा और वो आपको करंट लग जाएगा। तो विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। यही पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है जिसके जरिए विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए इलेक्ट्रॉन की गति के लिए दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर जो है पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। किसी का पोटेंशियल ज़्यादा हो किसी का कम तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा, और इसका मात्रक होता है वोल्ट। ये भी एक अदिश राशि है। सेल अपनी रासायनिक ऊर्जा खर्च करके विद्युत धारा बनाए रखते हैं। विभवांतर की बात करें तो किया गया कार्य बटे आवेश। अब यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे आपको कहा जाता है कि भाई लाइट बहुत पावर बहुत डिम है तो अभी सामान को बंद कर दीजिए नहीं तो जल जाएगा। क्यों जल जाएगा उसका उत्तर यहाँ पर है। तो इसमें कहा गया है कि जो विभवांतर या वोल्टेज, जिसका मैंने कहा था दोनों नाम हो सकता है, जिसको आप घर में कहते भी हैं भाई वोल्टेज कम है, तो वोल्टेज जनरली विभवांतर नहीं बोलते हैं, पोटेंशियल नहीं बोलते हैं, तो वोल्टेज बोल देते हैं। तो कोई बात नहीं, दोनों एक ही हैं। तो विभवांतर या वोल्टेज कम होने पर किसी मोटर को चलाने पर उसे कार्य करने हेतु अधिक आवेश अर्थात अधिक धारा की आवश्यकता होगी। तो अधिक धारा लेने के कारण विद्युत मोटर गर्म होकर के जल जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई अगर वोल्टेज बहुत डाउन हो गया है तो इलेक्ट्रिक जो आपके यहाँ सप्लाई जो है अप्लाइंसेस उनको बंद कर दीजिए, नहीं तो वो जल जाएंगे। अब एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि अगर आप कार से यात्रा कर रहे हो और उसमें बिजली गिरने की आशंका हो तो आपको कार के अंदर रहना चाहिए कि बाहर रहना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट है और आपसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पर आपको बताता है कि खोखले चालक के भीतरी भाग में विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव कैसे रहता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप कार से यात्रा कर रहे हो तो उसमें बिजली गिरने की संभावना हो तो सबसे सुरक्षित स्थान जो होगा वो पूर्णतः बंद कार के अंदर ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि यदि बिजली कार पर गिरेगी तो कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि विद्युत आवेश कार के बाहरी सतह पर ही होगा। ये किस नियम के तहत होता है? तो ये नियम है कि जब किसी खोखले चालक को आवेश दिया जाता है तो संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही कार्य करता है। तो आप अगर अंदर बैठे रहेंगे तो पूरी तरीके से सेफ रहेंगे। ओम का नियम क्या कहता है कि यदि तापमान स्थिर रहे, यानी टेम्परेचर अगर स्थिर रहे, तो किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। वोल्टेज बढ़ेगा तो वो और तेज बढ़ेगा, कम होगा तो वो कम हो जाएगा। अनुक्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं है। तो V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ पर फार्मूला आपका बनता है। जो इसमें R आ गया वो एक नियतांक है, इसी को कहते हैं तार का प्रतिरोध। अब प्रतिरोध शब्द आ गया तो प्रतिरोध क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जब भी धारा चलेगी तो क्या प्रतिरोध होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि किसी चालक का जो गुण होता है, जो उसमें प्रवाहित आवेश होता है, तो विद्युत धारा का विरोध करता है, तो इसी को कहते हैं प्रतिरोध R। और ओम जो है इसी का मात्रक है। तो अक्सर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत धारा के प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो इसको जो है ग्रीक अक्षर ओम से प्रदर्शित करते हैं। ओम के नियमानुसार बताया भी जाएगा कि R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो इसमें जैसे आप इसको कैसे समझ सकते हैं
कि अगर किसी चालक के दोनों सिरों के बीच जो वोल्टेज है वो 1 वोल्ट है, तो 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चालक का जो प्रतिरोध होगा वो 1 ओम होगा, तो लगभग बराबर है। तो ओम के नियम से V/I, तो ये क्या हो गया, डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा। ओम के नियम से I = V/R, अर्थात प्रवाहित विद्युत धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रवाहित विद्युत धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि विद्युत धारा कब तेजी से बहेगी, जब प्रतिरोध कम होगा। जाहिर सी बात है, प्रतिरोध कम होगा धारा तेज बहेगी, प्रतिरोध तेज होगा और प्रतिरोध कम होगा विद्युत धारा तेज होगा, प्रतिरोध ज़्यादा होगा विद्युत धारा धीमी होगी, है ना। तो यहाँ इसलिए आपको बताया गया कि प्रतिरोध को अगर दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा कैसी रह जाएगी, आधी रह जाएगी। तो इसीलिए कहा गया है कि ओम के नियम I = V/R से ये पता चलता है। भाई इसी फार्मूले से तो आप I निकालो, V निकालो, R निकालो, तीनों निकल आएगा ना। तो I = V/R से अगर पता चले जो ओम का नियम है, तो इससे पता चलेगा कि जो प्रवाहित विद्युत धारा है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ आपको एग्जाम्पल भी दिया जा रहा है कि अगर प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाए तो जो आपकी धारा है वो कितनी रह जाएगी, आधी रह जाएगी। ठीक है। स्रोत की वोल्टता में बिना परिवर्तन किए परिपथ को विद्युत धारा में नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोध में परिवर्तन करने की युक्ति बनाई गई, इसे धारा नियंत्रक कहते हैं। आप इसको ऐसे समझिए, आपको गर्मी में पंखा चलाना है, पंखा आपको थोड़ा सा मौसम मान लीजिए ठंडा हो गया तो आपको पंखा ऑन रखना है, लेकिन पंखा आप चाहते हैं कि तेज़ ना चले, तो क्या चाहेंगे, तो आप स्रोत की वोल्टता में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, आप वही चल रहा है, तो आप क्या करते हैं, एक रेगुलेटर घर में लगा रखे होते हैं और रेगुलेटर से क्या करेंगे, इसको आप थोड़ा सा कम कर देंगे वोल्टेज को। तो इसमें क्या हो जाएगा कि यही जो धारा नियंत्रक है, तो क्या कह रहा है उसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में कि वोल्टता में बिना परिवर्तन किए परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोध में परिवर्तन करने की युक्ति है। तो क्या किया जाता है, प्रतिरोध वहाँ पर बढ़ा दिया जाता है, जब आपका रेगुलेटर होता है, प्रतिरोध बढ़ा देंगे धारा कम हो जाएगी और वो पंखा जो है आपका धीमे चलने लगेगा। तब समझ में आ गया कि आपका ये जो ये रेगुलेटर लगा होता है क्या काम करता है। तो आइए उसी प्रतिरोधकता की भी थोड़ा बात कर लेते हैं। इसका जो इसके लिए आनुपातिक स्थिरांक होता है वो होता है RHO। इसको आप याद रखिएगा, प्रतिरोधकता का जो उल्टा होता है चालकत्व, तो इसका होता है मो। तो ये दोनों रो और मो आप याद रखिएगा थोड़ा सा। जो प्रतिरोधकता होगी इसका होगा रो और जो चालकत्व होगा उसका होगा मो। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि प्रतिरोधकता क्या है, कैसे इसको पढ़ेंगे। प्रतिरोध तो समझ ही गए, तो उसका ये गुण प्रतिरोधकता कहलाएगा। लेकिन कैसे इसका रूल काम करता है, तो किसी धातु का एक समान चालक का प्रतिरोध जो होगा, किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध जो है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब जैसा बढ़ेगा वैसे बढ़ेगा और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा हो जाएगा ना, जब वो बढ़ेगा तो वो घटेगा। तो इसका क्या कह रहा है कि लंबाई के अनुक्रमानुपाती और जो क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट का उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में नहीं आया होगा ना, थोड़ा भी समझते हैं इसको आगे चल के। जो प्रतिरोधकता है वो किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। धातु और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता जो है अत्यंत कम होती है, ये विद्युत के अच्छे चालक हैं। तो जो चालक हैं समझिए उनमें प्रतिरोध कम है। विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता अति उच्च होती है, जिसमें बिजली का नहीं करंट फ्लो होगा तो उसका जान लीजिए कि उसकी प्रतिरोधकता जो है वो रेजिस्टिविटी वो ज़्यादा होगी। तो किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, देखिए, तो किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करेगा चालक की लंबाई पर। अब समझ में आ गया जो अभी कह रहा था कि लंबाई और क्षेत्रफल। देखिए अभी आपको यहाँ पर अनुक्रमानुपाती बता रहा था ना कि लंबाई के अनुक्रमानुपाती, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। तब यहीं से समझिए कि लंबाई के अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या हुआ कि लंबाई अगर बढ़ेगी तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तार अगर आपका लंबा हो जाएगा तो क्या होगा, प्रतिरोध ज़्यादा होगा, विद्युत धारा धीमी हो जाएगी। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उतना ही प्रतिरोध उसका कम होगा, अर्थात मोटे बेलनाकार चालक कम प्रतिरोध उत्पन्न करेंगे। तो तार वगैरह जो है वो गोलाई किए जाते हैं बेलनाकार। किसी पदार्थ का प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता दोनों ही ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। अगर ताप बदलेगा तो ये भी परिवर्तित हो जाएंगे, यानी कि प्रतिरोध जो है ताप बदलने पर बदलता है। तो ताप का प्रभाव देख लेते हैं प्रतिरोधकता पर। तो ताप बढ़ाने पर धातु की प्रतिरोधकता बढ़ती है। ठीक है, ये ताप बढ़ाने वाला ना, इसको थोड़ा सा भी देखना होगा कि जो धातु है वो कैसी, धातु तो सुचालक होगी, लेकिन जो आपका पदार्थ है वो चालक है कि अर्धचालक है कि कुचालक है या विद्युत अपघट्य है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, तभी समझ पाएंगे। तो पहले एक देख लेते हैं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाने पर धातु की प्रतिरोधकता क्या होती है,
बढ़ जाती है, यानी कि प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाता है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता भी ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, लेकिन ये अपेक्षाकृत कम होती है। अर्धचालक जो होते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, कार्बन, इनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया। तो अब यहाँ से एक टेबल है, आप उसको देख लीजिए। टेबल में दिया गया है कि ताप बढ़ाने पर क्या होगा, प्रतिरोधकता जो आपके प्रतिरोध है वो बढ़ेगा कि घटेगा। अगर चालक होगा तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, बाकी सब में घटेगा। ध्यान रखने वाली बात है। जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता घटेगी, बड़ी सीधी सी बात है, व्युत्क्रमानुपाती रेशियो है। भाई धारा घट जाएगी ना जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो। और अर्धचालक में क्या होगा, प्रतिरोध घटता है तो जाहिर सी बात है धारा बढ़ जाएगी। इसमें भी घटता है, विद्युत अपघट्य में, तो यहाँ भी आपका जो बढ़ाने पर जो आपकी धारा है वो बढ़ जाएगी, चालकता। तो समझने वाली बात है थोड़ा कि प्रतिरोधकता बढ़ रही है कि घट रही है। प्रतिरोधकता बढ़ रही है तो चालकता घटेगी, उल्टा रेशियो होगा। तो सिर्फ एक बात याद रखें कि अगर चालक है तो उसका यदि तापमान बढ़ाया जाएगा तो तापमान बढ़ाने पे उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, बाकी सबका घटेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा लिख करके याद कर लीजिएगा। अब एक बात यहाँ इन्फो बॉक्स शेयर किया गया है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कुछ पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता बढ़ते क्रम में और चालकता घटते क्रम में। जब विद्युत प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता घटेगी, यानी कि विद्युत प्रतिरोधकता यहाँ पर न्यूनतम रखी गई है पहले। तो चांदी की विद्युत प्रतिरोध क्या होगा, सबसे कम होगा, तो वो सबसे बढ़िया सुचालक होगा कि नहीं। अब बात समझ में आई कि चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, तो इसलिए यानी कि उसमें प्रतिरोधकता कम है। अब प्रतिरोधकता बढ़ाते जाइए, चांदी के बाद आएगा कॉपर। भाई चांदी बहुत महंगा होता है, इसलिए कॉपर आपके ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वायर में, नहीं तो चांदी यूज़ की जाती। एल्यूमिनियम, उसके बाद टंगस्टन, फिर निकल, फिर आयरन, फिर मरकरी, फिर कांच, फिर डायमंड, फिर आपका कागज़। इस तरीके से देखिए तो आपका एक क्रम बन जाता है आरोही क्रम। किसके आधार पर, प्रतिरोध के आधार पर। और अगर चालकता के आधार पर देखा जाए तो अवरोही क्रम बन जाएगा। समझ में आई मेरी बात, एक बार ध्यान से देखिएगा, जरूर समझ में आएगी। चालकत्व तो क्या होगा, अभी इसी पर तो पूरी बात हो रही है कि जो आपका धारा फ्लो हो रही है वो उसका चालकत्व तो हो गया ना। और जो प्रतिरोध जो है वो ज़्यादा होगा, किसी चीज़ पे आप रोक लगाओगे तो कोई चीज़ धीमी नहीं हो जाएगी। तो प्रतिरोध बढ़ा रहे हो तो चालक धीमा होगा। तो यही आपको यहाँ समझाएगा कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालक। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, प्रतिरोध का उल्टा क्या होगा, चालक। यानी कि प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालक घटेगा, यही तो अभी बात हो रही थी ऊपर। और इसका मात्रक क्या होगा, मोह होगा। प्रतिरोध का क्या था, रो था। ठीक है, अब जो चालकता है इसको समझते हैं। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता, और इसका मात्रक होता है सीमेंस पर मीटर। ये इंपॉर्टेंट है, सीमेंस ध्यान रखना है कि चालकत्व जो कंडक्टेंस है इसका मात्रक होता है सीमेंस, और चालकता को कहेंगे सीमेंस पर मीटर। अब यहाँ पर आप इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसको पढ़ सकते हैं। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता जितनी कम होगी उसकी चालकता उतनी ही अधिक होगी। इसको हम कई बार कह चुके। अब देखिए, मानव शरीर अगर शुष्क है तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो 10⁻6 ओम होगा, और जब नम हो जाएगा तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो 10⁻2 हो जाएगा। नम हो जाएगा ना तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, चालकता अधिक हो जाएगी। प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, किस तरीके से हम लोग करते हैं, तो दो कॉम्बिनेशन चलाते हैं, एक सीरीज चलाते हैं और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन चलाते हैं। ये सीरीज वगैरह क्या होता है, आइए इनके बारे में थोड़ा समझते हैं, ज़्यादा उसमें मत जाइए, यहाँ अगर आप समझ लेंगे तो समझ जाएंगे। जो आपके घरेलू उपकरण होते हैं ना वो आपके समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, आपके सर्किट बनाए जाते हैं जगह जगह। एक इमेज बना हुआ, अगर आप इसको बिजली के बारे में थोड़ा जानते होंगे तो समझ पा रहे होंगे। अलग अलग सर्किट बना करके इनको एक क्लोज सर्किट से जोड़ दिया जाता है, ये पैरेलल चलाए जाते हैं। समानांतर कौन सा होता है उसको थोड़ा सा श्रेणी क्रम आप समझ पाएंगे। जो आपके यहाँ घर में झालर वगैरह लगाई जाती है, जो एक सजावटी लड़ियाँ होती हैं, बल्ब, तो एक श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। उसमें क्या होता है, अगर आपका एक भी बल्ब खराब हुआ तो पूरी झालर आपकी खराब हो जाती है ना। तो क्यों, क्योंकि परिपथ टूट जाता है, तो इसका मतलब वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और सारे बल्ब बुझ जाते हैं। जबकि समानांतर क्रम में ऐसा नहीं होता। आपके घर में सर्किट बने होते हैं, अगर घर में सर्किट बनाया गया होगा तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है, सर्किट बनाया नहीं गया होगा तो एक जगह खराब होगा तो सब बंद हो जाएगा। लेकिन अगर सर्किट बनाया गया होगा तो पैरेलल क्रम में होगा, और उसमें अगर किसी कमरे की लाइट ख़राब भी होगी तो आपके दूसरे कमरे की लाइट नहीं ख़राब होगी, है ना, क्योंकि एक सर्किट का आपका जो MCB है वो गिरेगा, दूसरे का नहीं गिरेगा। तो ऐसा आप व्यवहारिक रूप से देख पाते हो। तो ये आपके दो क्रम हो गए, कौन कौन से, एक आपका श्रेणी क्रम संयोजन हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, और एक आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया।
तो ज़्यादा साइंस में घुसे बिना हम लोग थोड़ा इसको देखते जाएंगे कि व्यवहारिक रूप से विज्ञान जो हमारे जीवन में कहाँ कहाँ घुसा हुआ है। अरे हर जगह ही घुसा हुआ है, लेकिन फिर भी जानना तो जरूरी जो देख रहे हैं। और इलेक्ट्रिसिटी तो हमारे घर में सबके है, तो हम सभी को पता है। आइए इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं। देखिए, किसी विद्युत परिपथ द्वारा एकांक समय में जो ऊर्जा ट्रांसफ़र हो रही है, तो उसी की दर को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पावर, सामर्थ्य। अब इजी लैंग्वेज में, किसी परिपथ द्वारा किसी निश्चित समय में प्रयुक्त ऊर्जा को उस परिपथ का विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। कितने वाट का बल्ब है, देखते हो ना, 100 वाट का है, 12 वाट का है, 20 वाट का है, 1000 वाट का है। तो क्या होगा कि एक समय में प्रयुक्त कितनी ऊर्जा वो कर रहा है, उसकी सामर्थ्य क्या है, वही उसको वाट में करते हैं। वाट को जूल प्रति सेकंड भी कह सकते हैं, पी द्वारा दर्शाते हैं। और इसके लिए वॉटेज का भी प्रयोग किया जाता है। वॉटेज, ना कि वोल्टेज, ध्यान रखिएगा। वोल्टेज जो है विभवांतर के लिए होता था, ये वॉटेज है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, तो सामर्थ्य P = VI होगा, है ना। आइए इसको अभी हम लोग आगे थोड़ा सा समझेंगे। जो सामर्थ्य है, कम प्रतिरोध वाले विद्युत परिपथ का विद्युत सामर्थ्य ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है कि जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसका जो सामर्थ्य है वो ज़्यादा होगा। यही कारण है कि एक समान वोल्टेज पर जलने वाले दो विद्युत बल्बों में कम प्रतिरोध वाला बल्ब ज़्यादा पावर खर्च करेगा और ज़्यादा रोशनी उत्पन्न करेगा। ठीक है, आइए अब बिजली का व्यावसायिक मापन करते हैं। बिजली हम कैसे खरीदते हैं सबसे, है ना, जो हमें पैसा वगैरह पेमेंट करना पड़ता है, तो कैसे नापते हैं वो समझते हैं। हमें एक बात पता होनी चाहिए कि 1 वाट शक्ति के परिपथ में 1 जूल ऊर्जा प्रति सेकंड खर्च होती है। 1 वाट शक्ति के परिपथ में, सर्किट में, 1 वाट शक्ति के सर्किट में 1 जूल ऊर्जा प्रति सेकंड खर्च होती है। यदि वाट से 1000 गुना बड़ा मात्रक किलोवाट का प्रयोग करें तो ये ऊर्जा होगी 1000 जूल प्रति सेकंड। ठीक है, और 1000 जूल सेकंड को कैसे कर दिया गया, अब भाई इसको यहाँ पर जूल प्रति घंटा किया गया है ना, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। आप 1000 से गुणा कर दीजिए तो 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁶, यही आपकी वैल्यू निकल आई। तो चाहे आप इसको 1000 जूल प्रति सेकंड बोलिए, चाहे 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁶ जूल प्रति घंटा बोलिए, दोनों एक ही हुआ। अब इसको और समझते हैं थोड़ा सा कि 1 किलोवाट का अगर कोई सर्किट है 1 घंटे तक काम करता है, यानी कि 1 किलोवाट वाला कोई सामान है, जो पावर है, वाट है 1 किलोवाट का, जिसमें 1000 वाट हुआ। तो जैसे आपका हीटर वगैरह चलता है, गीज़र वगैरह चलता है ना, तो ज़्यादा रहता है, पानी गर्म करने वाला रॉड होता है, तो ये 1 किलोवाट का लगभग चलता है ना। एक बताते हैं ये 1000 वाट का है, 900 वाट का से बोलते हैं ना अब जब खरीदने जाते हो। तो 1 किलोवाट घंटा अगर 1 घंटे तक चलेगा तो कितनी बिजली खर्च करेगा, 1 यूनिट खर्च करेगा। इसी 1 किलोवाट घंटा को ही कहा जाएगा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा। तो बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लो कि 1 किलोवाट वाला, 1000 वाट वाला जो घंटा, जो सामान आप चलाओगे 1 घंटा, तो आप कितनी बिजली खर्च कर दोगे, 1 यूनिट। और जो उसका आपका 7-8 रुपये पर यूनिट चार्ज है, समझ लीजिए कि आपने उतना खर्च कर दिया। तो व्यावसायिक मापन ऐसे हो गया। अब समझ गए कि जूल में कैसे कैलकुलेट किया गया, जूल प्रति सेकंड को यहाँ मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये आपका किलोवाट घंटा बनाया गया ना, 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁶ जूल, तो 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है ये। और आपको ये भी बता दिया कि 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। अब एक उदाहरण आपसे पूछ लिया जाता है, अब आपको बता देगा इतने वाट के इतने बल्ब हैं, इतने घंटे तक जलाए जाते हैं। भाई गुणा करके देख लेना कितने 1000 वाट घंटा हो रहा है, बस उतने ही यूनिट आपकी हो जाएगी, उतना ही रुपये बता देना कितना पेमेंट करना है। तो एग्ज़ाम में खूब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसने बड़ा आसान सा सवाल दिया कि भाई मान लो 10 वाट की LED है, जनरली मार्केट में 9 वाट की 12 वाट की आती है, तो चलिए 10 वाट की बल्ब आसान सा ले लेते हैं ना। तो 10 वाट का LED है आपका, और कितने बल्ब जला रहे हो घर में, 10 बल्ब जला रहे हो। इतना मत जलाओ भाई, 10 बल्ब जला रहे हो, कितने घंटे तक जला रहे हो, 10 घंटे तक जला रहे हो। तो अब बताओ कितने यूनिट बिजली खर्च कर लिए। तो अगर ये 10 वाट के हैं, 10 बल्ब हैं और 10 घंटे तक जलाएंगे तो कितना यूनिट खर्च होगा, 1 यूनिट। और 10 वाट के बजाय अगर 100 वाट का जला दोगे तो 100 वाट का खाली एक ही बल्ब जला दो, 100 वाट का खाली एक ही बल्ब 10 घंटे तक जला दो, तब भी तो 1000 हो जाएगा। तो इसलिए जो पहले वाला बल्ब आता था 100 वाट वाला, वो ज़्यादा खर्चीला रहता था ना, क्योंकि 100 वाट वाला बल्ब एक के बल्ब जला के कमरे में 10 घंटे तक तो कम से कम जलाओगे ही उसको, सुबह शाम रात में मिला के, तो 1 यूनिट वो पहले ही बना देता था। तो इसके लिए हटा के भैया रिप्लेस किया गया कि आपका लाया गया कि भैया जितने में 1 बल्ब जला रहे हो उतने में 10 बल्ब जलाओ, तो आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से गलती नहीं होगी, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फटाफट उत्तर मारिएगा। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। भाई चलते चलते कोई चीज़ गर्म हो जाए, समझ लेना कि हीटिंग इफेक्ट है ना। क्या चलते चलते, बिजली
तो कोई सामान, तो इसे ही कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो इसको लैंग्वेज में देखिए, किसी चालक अथवा परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह उसे गर्म कर देती है, तो इसे ही कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब बाकी इसमें फार्मूला वगैरह दिया हुआ है। जो उसके ऊष्मीय प्रभाव को जो होता है इसको 3 नाम से जान सकते हैं, जूल ऊष्मा कह सकते हैं, ओम ऊष्मा कहते हैं, प्रतिरोध ऊष्मा भी कह सकते हैं। ये होता क्यों है? तो जो प्रतिरोध होता है उसी की वजह से वो गर्मी आ जाती है वहाँ पर। अब आइए इसका अनुप्रयोग देखते हैं, हमारी लाइफ में इसका यूज़ क्या है, जो आपके ऊष्मीय प्रभाव हैं। पहले तो अभी आप ठंडी में यूज़ ही कर रहे होगे, आग ताप रहे होगे ना बैठ के हीटर के सामने, तो एक तो वो भी ऊष्मीय प्रभाव है। चलिए वैसे नॉर्मल यूज़ कहाँ करते हैं, विद्युत फ्यूज़ लगा होता है आपके घर में, फ्यूज़ उड़ जाता है, अब तो कम लगाते हैं, अब तो MCB आ गई हर जगह। नहीं तो पहले क्या करते थे, एक तो फ्यूज़ लगा देते थे, उसमें पतला सा तार जोड़ देते थे, वो तार जो है जैसे लाइट बहुत तेज आती थी तो खट से टूट जाती थी 2 टुकड़ों में, है ना, टूट जाती थी, आपका घर बच जाता था। तो ये क्या है, ये पूरा एक्चुअली जितने आपके इलेक्ट्रिक सर्किट हैं उनकी सुरक्षा के लिए इनका यूज़ किया जाता है विद्युत फ्यूज़ का। इसमें क्या होता है कि एक उच्च प्रतिरोध उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, हाई होगा। जो तार लगाना चाहिए वो नॉर्मल तार नहीं लगा देना चाहिए, कोई भी लगा देना चाहिए। आप हालांकि पतला लगाते हो इसलिए बच जाता है, लेकिन एक्चुअली रियल में कौन सा होता है फ्यूज़, तो उसका उच्च प्रतिरोध होना चाहिए और निम्न गलनांक होना चाहिए। ठीक है, यानी बहुत जल्दी गल जाए, और प्रतिरोध उसमें ज़्यादा होना चाहिए ताकि गर्म भी हो जाए। तो एक पतला तार होता है, इसको क्या होता है, जो आपकी श्रेणी होती है, जो आपके घर में लाइट यहाँ से दी गई होती है, सोर्स से आपके घर में कोई इस तरह सप्लाई होती है, तो यहीं के बीच में एक जो है इसको फ्यूज़ को लगा दिया जाता है। तो लगाने से क्या होता है कि जब कभी शॉर्ट सर्किट होगा तो फ्यूज़ का तार गर्म होकर के गल जाएगा, और जो परिपथ में धारा का प्रवाह है, फ्लो, वो रुक जाएगा, तो लाइट कट गई और आपके घर की सारी चीज़ें बची रह जाएंगी। तो फ्यूज़ में किसका उपयोग किया जाता है, सीसा टन का मिश्र धातु का सीसा और टिन का बना मिश्र धातु होता है फ्यूज। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब तो बल्ब का यूज़ थोड़ा कम ही हो गया है, पहले ज़्यादा होता था, क्योंकि जब से LED आ गया तब से बल्ब तो लगभग नेग्लिजिबल हो गए। तो बल्ब में क्या होता था, टंगस्टन धातु का पतला कुंडली नुमा तंतु लगा रहता था। जिन्होंने बल्ब अभी सभी देखते ही होंगे, बहुत सारे लोगों के घर में अभी भी हैं। तो जो उसमें कुंडली लगा रहता है बीच में जो जलता है, तो वो क्या होता है, टंगस्टन धातु का होता है। क्या होता है, जब उसमें बिजली, आप जैसे ही बटन ऑन करते हो, बिजली की धारा जाती है, प्रवाहित होती है, तो इतना गर्म हो जाता है कि उससे प्रकाश निकलने लगता है, और हम कहते हैं भाई वाह लाइट आ गई। ये इतना गर्म होने के बाद भी गल क्यों नहीं जाता? आपने देखा इतना पतला तार उससे मोटा तार होता है आपका फ्यूज, वो तो गल जाता है, क्योंकि उसका गलनांक कम होता है ना। जो इसमें टंगस्टन लगा है इसका गलनांक बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत गर्म होने के बाद भी नहीं गलता है, तो उच्च तापमान पर भी वो पिघलता नहीं है। और जो उसको पिघलाने के लिए ऑक्सीजन से जो प्रक्रिया करता है, तो उसको ऑक्सीजन वहाँ से निकाल दिया जाता है उस बल्ब से, उसकी जगह क्या कर दिया जाता है, कुछ अक्रिय गैसें भर दिया जाता है। तो उसमें अक्रिय गैसें भर करके भी काम चला सकते हैं। तो इससे क्या होगा, निम्न दाब की स्थिति नहीं बनती है, टंगस्टन उच्च ताप पर वाष्पीकरण धीरे धीरे होता है। तो विद्युत हीटर, रूम हीटर, ब्लोअर, पानी गर्म करने की राड वगैरह जो है, इनमें मिश्र धातु से बनी कुंडली लगाई जाती है, और इनका प्रतिरोध अधिक होता है, गलनांक ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। तो ये आपका रहा ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, मैं आपको आपके साइंस जो है आपके बातचीत के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको समझ में आ जाता है ना, तो आप बहुत चीज़ों को बहुत आसानी से इन चीज़ों को लोगे। नहीं तो लगेगा कि अरे इतना टफ हो गया, साइंस कैसे पढ़ना है, कैसे हल करना है, परेशान नहीं होने का। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं CFL, जो अभी LED के पहले CFL यूज़ होता था, और जो LED है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पे। CFL क्या है, तो पहले जिसका फुल फॉर्म है वही देख लीजिए, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। तो इसमें क्या होता है, जो आपके CFL ट्यूबलाइट होते हैं, तो इसमें कम दाब पर जो पारे का वाष्प है वो भरा होता है। ठीक है, तो इसमें जो है लेड वेपर बोल सकते हैं, पारे का वाष्प बोल सकते हैं, तो ये कम दाब पर भरा होता है। इसमें क्या होता है कि विद्युत धारा के प्रभाव से अल्ट्रावायलेट रेज उत्सर्जन करता है, ये जो पारे का वाष्प होता है, और जो अल्ट्रावायलेट प्रकाश से ट्यूब के भीतरी सतह पर लेपित फास्फोर कोटिंग चमकने लगती है। तो कम दाब पर पारे के वाष्प के साथ अक्रिय गैसें जैसे आर्गन, जिनान, नियान भी इसका उपयोग में लाई जाती हैं। तो इसमें अक्रिय गैसें लाई जाती हैं, इसके जरिए ये आपका CFL काम करता है। जो विद्युत बल्ब होता है उसमें टंगस्टन का फिलामेंट जो होता है, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि जब ये प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है तो इसको कहते हैं उद्दीप्त,
और जबकि CFL में जो प्रतिदीप्त होता है उसके जरिए फ्लोरोसेंट के जरिए प्रकाश उत्पन्न होता है, इसलिए इसका नाम है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। ठीक है, और यही वजह है कि ये प्रतिदीप्त की वजह से भी प्रकाश उत्पन्न होता है, इसलिए ये ऊर्जा दक्ष ज़्यादा होते हैं CFL। LED का फुल फॉर्म क्या होगा? लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये एक विशेष प्रकार का डायोड है जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। तो चूंकि अर्धचालक से बना होता है, PN जंक्शन डायोड पर काम करता है, और इसमें जो मुख्य प्रकाशोत्पादक घटक होता है वो होता है गैलियम आर्सेनाइड। ये क्या करता है कि LED विद्युत ऊर्जा को सीधे प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, तो ये CFL से भी ज़्यादा ऊर्जा दक्ष है, और इसी का प्रयोग आजकल हर जगह किया जा रहा है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं किस उपकरण में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है और धातु के गुण क्या होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे जो आपके अप्लाइड क्वेश्चन है वो बहुत पूछे जाते हैं। हीटर, ब्लोअर, इमर्सन रॉड में यूज़ किया जाता है नाइक्रोम। क्यों? क्योंकि उच्च प्रतिरोध होगा तभी गर्म होगा, उच्च गलनांक होगा ताकि वो पिघले ना। तो ये आपको गर्म करके ना पिघलने पाए, इसके लिए ये ज़रूरी है। तो किसका प्रयोग होगा? नाइक्रोम का। इसमें हीटर, ब्लोअर, इमर्सन रॉड में। जो आपका बिजली का बल्ब था पहले, उसमें यूज़ होता था टंगस्टन, और टंगस्टन का जो गलनांक होना चाहिए अति उच्च होना चाहिए, नहीं तो इतना पतला बल्ब होता है, बल्ब जलता है, इतना हीट करता है, सोचो प्रकाश हो जाता है, तो वो पिघलना नहीं चाहिए। और प्रतिरोध भी उच्च होना चाहिए, तभी वो हीट करके गर्म होगा। तो आपका टंगस्टन हो गया। अब जो हैलोजन लाइट आपकी जलती है, इसमें टंगस्टन और सोडियम मिश्र धातु, आपको सोडियम लाइट भी बोलते हैं ना, हैलोजन लाइट, सोडियम लाइट। तो इसमें क्या है कि टंगस्टन और सोडियम मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। सोडियम के कारण जो है पीला प्रकाश इसमें उत्पन्न होता है। CFL एवं ट्यूबलाइट में पारा और फास्फोर का, पारे का जो है वाष्प प्रयोग किया जाता है और फास्फोर का प्रयोग होता है। यहाँ नाइक्रोम और टंगस्टन से थोड़ी तुलना की गई है। जो नाइक्रोम का प्रतिरोध होता है वो टंगस्टन से ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब हीट ज़्यादा करता है। जो टंगस्टन है वो, टंगस्टन का जो गलनांक है वो नाइक्रोम से ज़्यादा है, इसीलिए नाइक्रोम का यूज़ नहीं करते हैं, इसमें टंगस्टन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये देखना है किसका गलनांक ज़्यादा है किसका कम। इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिएगा। अब एक लाइटनिंग कंडक्टर की बात आ गई है, तो ये एक भवनों के ऊपर आकाशीय बिजली वगैरह गिरे, इसकी सुरक्षा के लिए एक लाइटनिंग कंडक्टर लगाया जाता है। तो एक ऊपर लगा करके ऊपर, और उसको नीचे वायर के जरिए नीचे ज़मीन में कनेक्ट कर दिया जाता है, प्लेट दबा करके ज़मीन में। तो क्या होगा कि जब वहाँ कोई बिजली आएगी तो उसका जो विभवांतर है वो नीचे ज़मीन को ट्रांसफ़र हो जाएगा, पोटेंशियल। तो इससे क्या होगा, घर को कोई नुकसान नहीं होगा। तो वीडियो आपका बड़ा ना हो, इसके लिए इसका जो अगला है उसको हम लोग अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे विद्युत का रासायनिक प्रभाव, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किस तरीके से होता है, तब आपको समझ आ पाएगा कि बैटरी वगैरह हमारी कैसे काम करती हैं, सेल वगैरह कैसे काम करते हैं। फिर थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड के भी बारे में बात करेंगे, जो मैग्नेटिक इफेक्ट आता है उसके बारे में बात करेंगे, मोटर वगैरह के बारे में, और जो घर में बिजली की आपूर्ति होती है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।